नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आप लोगों का एग्जाम इस टाइम बंद है, चलेगा अब शुरू होगा। एग्जाम 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब लगातार चलेगा उसके बाद। तो चलिए उसके पहले आप लोग तैयारी को अपनी मजबूत कर लीजिए और देखिए हमारी आज की अगली प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है। दिया गया है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, मेरा ये एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की तैयारी होती है और आप बड़े से बड़े एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर ले जाएंगे। कोई एग्जाम ऐसा है, जब भी आप तैयारी, जैसे देखें जिस दिन पेपर होता है उसके 1-2 दिन पहले जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इतने जोर शोर से लगे रहते हैं कि बस हमें पूरा आज कंप्लीट ही कर लेना। इतनी लगन से सब पढ़ाई करते हैं और कुछ ख्याल ही नहीं रहता, खाना पीना उठना बैठना ये सब कुछ ख्याल नहीं रहता। बस ये रहता किसी तरह हमको कल का एग्जाम अच्छे से देना है। तो यही सोच हमेशा रखिए दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी पढ़ाई करने में ये सोचिए कि कल ही मेरा एग्जाम है, आज हमको ये सब इतना तैयार करके ही तभी सोना है। जिस दिन ये ऐसा ठान के पढ़ाई करेंगे, आपकी पढ़ाई और तैयारी अलग लेवल की होगी और आप कोई भी एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ देखते हैं आज की हमारी क्लास। हमारी शुरुआत ही होती है पेपर की, जब भी शुरुआत होगी पहला जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज से रहता है, तो पैसेज पूछता है। तो इसमें देखते हैं पैसेज दिया गया है, पैसेज को सॉल्व करने से पहले देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, द क्लाउड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज ड्रिफ्टिंग ओवर। क्या दिया गया है? द क्लाउड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्ड एज ड्रिफ्टिंग ओवर। जो पोएम में, पोएम की पहली लाइन दी गई उसमें क्लाउड की चर्चा की गई। पोएम को पहले देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेल्स एंड रिवर्स, ऑप्शन बी दिया गया हिल्स एंड टाउन, ऑप्शन सी दिया गया वेल्स एंड प्लेन्स, ऑप्शन डी दिया गया वेल्स एंड हिल्स। तो पैसेज को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्लाउड को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, ड्रिफ्टिंग ओवर में भी डिस्क्राइब किया है, किसको किया गया है वो देखते हैं। पैसेज दिया गया, पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। दिया गया आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। क्या दिया? आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ पे देखिए क्लाउड की चर्चा की गई, इसी को पूछा जा रहा है कि उसको किसके डिस्क्राइब किया गया, किस रूप में। दैट फ्लोज ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ देखिए दिया गया ओवर वेल्स एंड हिल्स, और ऑप्शन में क्या दिया गया था, वहाँ पे ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में ओवर्स एंड हिल्स दिया गया था। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी वेल्स एंड हिल्स, यही पूछा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए इसको देखने से पहले हम पैसेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। पैसेज पूछा कहाँ से गया है, तो दोस्तों हम पहले से पैसेज को पढ़ते हैं, देखते हैं। When all at glance I saw a crowd, a host of golden daffodils। यहाँ देखें डैफोडिल्स की चर्चा की गई है। इसमें हम जानते हैं डैफोडिल्स होता क्या, डैफोडिल्स एक फूल का नाम है। और जो वर्ड्सवर्थ ये पोएट, ये जो पोएम लिखी गई है, किसके पोएम का नाम ही है डैफोडिल्स। पोएम का नाम है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, डैफोडिल्स पोएम का नाम है। इस पोएम में चर्चा की विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जाते हैं सफर पे, तो वहां पे देखते हैं उन्हें ये जानते हैं कि प्रकृति के, नेचर के पोएट हैं। वर्ड्सवर्थ को क्या जानते हैं, नेचर के ये पोएट हैं। इनमें इन्होंने चर्चा की है जब वो अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर का नाम क्या डोरोथी, और ये पोएम लिखी गई थी, पोएम लिखी गई थी 1802 में। इसकी रचना जब किए थे तो वो टाइम क्या था, 1802 में इन्होंने पोएम लिखा था। अपनी बहन डोरोथी के साथ वो जब सफर में गए थे, तो वहां पे जब जाते हैं तो सफर करते हैं, देखते हैं जहाँ खूब ढेर सारा फूल दिखाई देता, तालाब में फूल उगे रहते हैं, और उनको वो फूल देख के ऐसा महसूस करते हैं जैसे जब गैलेक्सी, आकाश में जो आकाश गंगाएं होती हैं उसमें जो तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये कोई फूल नहीं है बल्कि तारों की तरह टिमटिमाता हुआ उनको दिखाई देता है। और वो प्रकृति के पोएट ही है, नेचर पोएट है, तो उनको इतना सुंदर लगता है। वो कभी भी मनुष्य या ऐसे किसी चीज की रचना इस वजह से नहीं करते क्योंकि उसमें उनको भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन जब नेचर में जाते हैं तो एकांत माहौल मिलता है। वो नेचर को इतना लव करते हैं कि मतलब उसी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में आप वर्णन किए हैं कि डैफोडिल्स की रचना कर रहे हैं, वो अपनी सिस्टर को दिखा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे
यहाँ पे वो डैफोडिल्स की चर्चा कैसे कर रहे हैं, जो आकाश गंगा में ताराएं चमकती हैं तो वो लगता है कि जैसे ये जो डैफोडिल्स है इसको एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि आकाश में जो तारे चमक रहे हैं उसकी रचना, उसकी कंपेयर कैसे की है, डैफोडिल से करे हैं। तो ये पोएम होती है यहाँ पे, ये उसको बहुत ही, अब आपका 10,000 saw at a glance, एक ही नजरों में वो 10,000 फूलों को देख लेते हैं। तो ऐसा तो ये है नहीं, ये हाइपरबली की यहाँ पे क्या की गया, हाइपरबली को बताया गया है। कोई भी चीज एक ही बार में अगर यहाँ पूछा जाता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली है। देखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु चीज या कोई भी सामान रखा है तो हम उसको 10,000 चीजों की एक नजर में तो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे जब वर्षों जी चर्चा कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि उसकी सुंदरता का वर्णन करते करते वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या डैफोडिल्स क्या है, ये फूल का नाम है। फूल ऐसे जगमगा रहा है जैसे कैसा है, आकाश गंगा में जैसे तारे टिमटिमाते हो। तो यहाँ पे देखा, फिर बिसाइड द लेक, क्या है, लेक के किनारे, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज जो ब्रीज होता है उसके नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जिस तरह से आकाश में तारे चमकते हैं उसी प्रकार से ये फूल लगातार चमक रहे हैं यहाँ पर। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वेव, मिल्की वेव जो आकाश गंगा होती है ट्विंकल करती टिमटिमाती है ना, तो वैसा यहाँ पे किसको दर्शा रहे हैं, डैफोडिल्स को बता रहे हैं। फिर दे स्ट्रेचेज इन नेवर एंडिंग लाइंस, जो कि कभी समाप्त ना होने वाली लाइंस के रूप में इतनी दूर तक फैली हुई है, उनको लगता है कि ये कहीं कहीं समाप्त ही नहीं हुई है। इतना दूर तक वो डैफोडिल्स का फूल फैला हुआ है कि वो दिखाई नहीं देता कि उसका किनारा कहाँ है, तो उनको लगता है कहीं समाप्त ही नहीं हुई है। एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, खाड़ी के मार्जिन तक, किनारे तक वो फैली हुई है। 10,000 saw at a glance, 10,000 चीजों को एक साथ और एक ही नजरों में देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा था कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, हाइपरबली का प्रयोग किया गया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रैटली डांस, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन द ग्ली, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड, उसको निहारते रखते हैं, एकदम देखते ही रहते हैं। बट लिटिल थॉट What wealth the show me and or brought, क्या धन वो मुझे देती है, क्या ऐसे करके वो क्या करते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे पोएम में करते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो बना था इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला आंसर होगा वेल्स एंड हिल्स। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, पोएम के अनुसार कौन सी लाइन ऐसा सही नहीं है। द पोएट स्पॉटेड द गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को सुनहरे सोने की तरह चमकते, उनका रंग कैसा, सुनहरा दिख रहा है उनको। एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, क्या यहाँ पे एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द, यहाँ पे देखिए ट्रू नहीं पूछा गया है। मार्जिन ऑफ द बे पोएम को हम पढ़े तो उसमें बताया गया है। बिसाइड द लेक, लेक के किनारे भी बताया गया है। नियर द फूट हिल्स, यहाँ पे नियर द फूट हिल, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे बताया गया, लेकिन नियर द फूट हिल इसकी चर्चा पोएम में कहीं पर भी नहीं की गई है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द पोएट गेज्ड एट द डैफोडिल्स व्हेन, पोएट क्या करे, डैफोडिल्स से निहारते हैं, कब निहारते हैं वो पूछा जा रहा है। दे स्टेटेड इन नेवर एंडिंग लाइंस, उसको क्या जो कभी समाप्त न होने वाली लाइन वहां तक। दे प्रोवाइड हिम विथ इमेंस जॉय, देयर शेयर नंबर वाज ओवरवेलमिंग, दे वर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, क्या दिया गया, दे वर टॉसिंग देयर हेड्स स्प्राइटिंग डांस। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन बी को दिया, दे प्रोवाइड हिम विथ इमेंस जॉय, क्या करते हैं उसको इमेंस जॉय के साथ, क्योंकि वो नेचर पोएट है तो जब उसको देखते हैं तो एक अलग से उन्हें खुशी महसूस होती है, इसीलिए उसको देखते हैं। कोई भी अच्छी वस्तु होगी तो हम जब देखते हैं तो एक बार में देख के नजर हटाएं, उसको देखते ही रहते हैं जब तक मन नहीं पूरा अच्छे तरीके से भर जाता है, उसको निहारते रहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की उसी बारे में चर्चा की है, डैफोडिल्स को जब वो देखते हैं तो एकदम उसको एकदम जैसे निहारते हैं, गेज करते हैं, मतलब कि तब तक देखते हैं जब तक उनका मन अच्छे से भर नहीं आता। तो यहाँ क्या है, दे प्रोवाइड हिम विथ इमेंस जॉय, वो अलग प्रकार का उनको आनंद मिलता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द पोएट इज अबाउट, द पोएम इज अबाउट, पोएम किसके बारे में लिखा गया, तो हमने बताया डैफोडिल्स के बारे में। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, क्लाउड ड्रिफ्टिंग ओवर हिल्स एंड वेल्स, ये नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोएट, क्या द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर डैफोडिल्स का प्रभाव कैसा, उसकी सुंदरता का प्रभाव क्या पड़ा, यही पोएम में चर्चा की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ आप देखते हैं, हम पैसेज को देखने से अच्छा है यही सेंटेंस दे, आई
वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला घूमता टहलता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, किसकी तरह, आकाश की तरह। यहाँ पे किसकी चर्चा की गई, आकाश की तरह, बादलों की तरह। तो यहाँ पे जो बादलों की चर्चा एज का प्रयोग किया गया है। और सिमिली की परिभाषा क्या होती है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एज लाइक सो इन सब का प्रयोग करके किसी से तुलना की जा रही हो, तो वहां पे क्या होता है, सिमिली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 4 to 6। लाइन 4 to 6 में देखते हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। इसके लिए हमको पैसेज देखना पड़ेगा, तो हम पैसेज देखते हैं। 4 to 6, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 4 यहाँ पे स्टार्ट है, फिर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज कॉन्टिन्यूअस एंड स्टार दैट साइंस। अब देखिए यहाँ पे जो ये कंपेयर ये सब बताई गई, किसके बारे में बताई गई, डैफोडिल्स के बारे में। जो एक फूल का नाम है और फूल के क्या है, निर्जीव है, उसको किस रूप में दिखाया है, सजीव के रूप में। कैसा बताया जा रहा है, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरा डैफोडिल्स, बिसाइड द लेक, क्या है, लेक के किनारे, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे, फ्लोटरिंग एंड डांसिंग, क्या करे, फ्लोटरिंग कर रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं। तो क्या कभी कोई निर्जीव वस्तु, क्यों निर्जीव चीज जो होती है वो डांसिंग करती, डांस करती है, तो ये सब नहीं। ये कैसा बताया जा रहा है, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, जैसे स्टार टिमटिमाते हैं उसी प्रकार से ये टिमटिमा रही हैं, तो कोई निर्जीव चीज टिमटिमाती नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार की चर्चा की गई, यहाँ पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन में देखिए क्या गया, आई वंडर, ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फिगर ऑफ यूज्ड इन लाइन 4 to 6। लाइन 4 to 6 में किसका फिगर ऑफ इसको प्रयोग किया गया, तो हमने बताया ऑप्शन सी, पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी बाय क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अनसीन टेक्स्ट दैट इज वन स्टेज एबव हर कॉग्निटिव लेवल, दिस रीजनेट विथ, किस प्रकार की है, यहाँ पे कंप्रीहेंसिबल इनपुट, ऑप्शन बी दिया गया कंप्रीहेंसिबल आउटपुट, ऑप्शन सी दिया गया मॉनिटर हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी दिया गया है नेचुरल ऑर्डर। यहाँ आप देख रहे हैं कॉग्निटिव इनपुट को क्या करते हैं, ए लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी, वो क्या कर रहा है, अपनी रीडिंग एबिलिटी को दिखा रहा है बाय ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अनसीन टेक्स्ट, कोई अनसीन टेक्स्ट है उसके अंतर्गत रीडिंग एबिलिटी को दिखाया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा, क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, द सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज वेयर इनफॉर्मल इज स्टोर्ड एंड ब्रेन थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द लैंग्वेज। क्या यहाँ पे हमने जब सबकॉन्शियस शब्द को ही बस एक ही शब्द देखिए, यहाँ पे किसकी चर्चा की गई, सबकॉन्शियस मतलब क्या होता है कि जब हम बता रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन है लैंग्वेज लर्निंग को, तो वहां पे क्या बताया था, कॉन्शियस क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, लेकिन सब कॉन्शियस और नेचुरल क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन दिया गया है, जो कि क्या है, सब कॉन्शियस। एक ही वर्ड देख के हम लोग समझ जाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए आप लोग थियरी जरूर पढ़ लीजिएगा, जो हम पेडागोजी की थियरी पढ़ाए हैं उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को अच्छे से बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऐसा जो लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, उसको देखते हैं कि क्या है जो लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया साउंड है, ऑप्शन बी फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म कैसा उसको है, ऑप्शन सी दिया गया मीनिंग, और ऑप्शन डी क्या दिया गया, रीडिंग। यहाँ आप देखते हैं लैंग्वेज का कंपोनेंट कौन सा नहीं है उसको देखते हैं। तो जैसे दिया गया रीडिंग, पढ़ना, ये लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। बाकी देखिए साउंड भी होता है, फॉर्म भी होता है, मीनिंग होता है, लेकिन रीडिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच मेथड एम्फेसिस मोर ऑन स्पोकन देन रिटेन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज के बजाय स्पोकन लैंग्वेज में कौन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए ऑडियोलिंगुअल लैंग्वेज, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड में भी क्या है, रिटेन लैंग्वेज का यूज होगा, स्ट्रक्चरल में भी होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी, लेकिन किसमें नहीं, ऑडियो लिंगुअल मेथड। यहाँ ऑडियो से ही पता चलता है जो कि है स्पोकन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
इन विच मेथड अबाउट ऑल मेथड टीचर शुड बी अवेयर, चारों मेथड में ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टीचर को अवेयर होना चाहिए? ऑप्शन ए है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी है एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिज्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिज्म जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसके बारे में टीचर को अवेयर रहना चाहिए। बाकी ये तीनों तो आता है लेकिन इसके अंतर्गत सारे मेथड आ जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गिविंग ए कर्सरी ग्लांस ओवर द हेडलाइंस ऑफ ए न्यूज़पेपर इज, कर्सरी ग्लांस को ओवर द हेडलाइन न्यूज़पेपर में क्या करेंगे? इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी है स्कैनिंग, ऑप्शन सी है एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन डी है स्किमिंग। वहां पे हम क्या करें, जब कोई भी न्यूज़पेपर में क्या दिया रहता है, कर्सरी ग्लांस में जो दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, केवल स्किमिंग की तरह हम पढ़ते हैं। मतलब जैसे कि सरसरी निगाह से जिसको पढ़ लेना होता है, स्किमिंग मतलब होता है क्या कि सरसरी निगाह से पढ़ लेना उसको यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उसको केवल सरसरी निगाह से पढ़ के अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग एज ओरल रिपोर्ट, ऑप्शन बी है गुड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है क्लियर पर्पस, ऑप्शन डी है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। यहाँ आप देखते हैं कौन सा नहीं है, तो उसको देखते हैं प्रेजेंटेशन एज ओरल रिपोर्ट। यहाँ आप क्या है, राइटिंग लिखने को पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, लेकिन हमें बताना क्या है कि नहीं है। बाकी तो सब होगा लेकिन एक यहाँ पे नहीं होगा, उसको देखते हैं कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ये देखें प्रेजेंटिंग एंड ओरल, जो कि है स्पोकन लैंग्वेज से संबंधित है, तो यहाँ पे राइटिंग का इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी तीनों में क्या होता है, ये राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल हेल्प्स चिल्ड्रेन लर्न एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड इनकरेज चिल्ड्रेन टू रिकॉग्नाइज हाउ वर्ड्स लिंक ए टू कैटेगरीज। यहाँ करें कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर इनकरेज चिल्ड्रेन टू रिकॉग्नाइज हाउ वर्ड्स लिंक टू कैटेगरीज। फिर बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे उन्हें क्या पहचानने के लिए कि कैसे इस कैटेगरी से इसका लिंक बना है। ऑप्शन है चिल्ड्रेन नीड टू हियर डाइवर्स एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी दिया गया है वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल डेवलपमेंट आर ए रेसिप्रोकल प्रोसेस, ऑप्शन सी दिया गया है चिल्ड्रेन लर्न वर्ड बेस्ड इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी इंटरेक्टिंग एंड रिस्पॉन्सिव रादर देन पैसिव कॉन्टेक्स्ट प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए क्या दिया गया, चिल्ड्रेन नीड टू हियर डाइवर्स एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल क्या करेंगे, बच्चों को सुनना होगा, उनकी आवश्यकता उन्हें होगी, ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, और लैंग्वेज स्ट्रक्चर को वो विभिन्न प्रकार से देखेंगे, उसको समझेंगे और सुनेंगे, तब क्या करेंगे, उसको उसका लिंक वो पता कर पाएंगे कैसे इस कैटेगरी से उसका लिंक है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच एम टू क्रिएट द कम्युनिकेटिव कम्प्रीहेंशन इन द स्टूडेंट, क्या करें, कम्प्रीहेंडिव कॉम्पिटेंस इन स्टूडेंट को कैसे हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, हमें उसका निर्माण करना है। ऑप्शन ए दिया गया स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑप्शन सी दिया है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन डी दिया है स्किल बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कम्युनिकेटिव, तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है ऑथेंटिक असेसमेंट इज एन, ऑथेंटिक असेसमेंट है क्या? देखिए दोस्तों, ऑथेंटिक असेसमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, इसको हम लगभग 10 प्रैक्टिस सेट, 10वीं हमारी प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 4-5 प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुके हैं और इससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग दैट यूज क्वेश्चन विथ ए लिमिटेड नंबर ऑफ आंसर चॉइस, लिमिटेड नंबर की कोई बात नहीं। ऑप्शन भी दिया गया अप्रोच टू मेश्योर स्टूडेंट टू परफॉर्मेंस इन ए डायरेक्ट रेलिवेंट वे टू सी इफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वर मेट। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी को ही समझ लेते हैं, यही इसका आंसर होगा। क्या है, अप्रोच टू मेश्योर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या करेंगे हम बच्चों के परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेश्योर करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। फिर क्या, इन ए डायरेक्ट रेलिवेंट वे टू सी इफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वर मेट, अगर वहां पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाती है तो उससे हम क्या करेंगे, बच्चों के उसके परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेश्योर करेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? अब देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट हमने सब कुछ आपको थियरी में पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे हमें बस आंसर चुनना है कौन सा है। मेक्स जजमेंट ऑफ द लर्नर्स स्किल इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन बी, फोकस ऑन द लर्नर्स प्रोसेस। क्या लर्नर्स प्रोसेस पे केवल फोकस करना है? ऑप्शन सी है, हैज मोर रिकॉग्निशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन डी दिएगा, करेक्टिंग द स्टूडेंट्स इमीडिएटली एज दे कमिटेड मिस्टेक्स। तो यहाँ क्या सही होगा? आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी दिया गया, फोकस ऑन द लर्नर प्रोसेस। लर्नर के प्रोसेस को, कैसे बच्चे सीख रहे हैं, जैसे हम जब रचनात्मक, इसका क्या हिंदी होती है? रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? जब बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं या फिर क्लास में बच्चों को हम देखते हैं उनके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे उसमें सुधार लाना है, कहाँ पे बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या उनमें कमियां आ रही हैं, किस टॉपिक को नहीं सीख पा रहे हैं। तो इन सबकी जानकारी हम किससे लेते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसकी जानकारी हम किससे लेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट से लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए के बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज दैट लर्नर्स की के राइटिंग क्या है? फ्री राइटिंग क्या है? के बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग, मुक्त राइटिंग की बेनिफिट क्या होगी उसको देखते हैं। ऑप्शन ए, डू नॉट फील दैट दे हैव टू राइट मच और टू बी टोटली एक्यूरेट। क्या है? क्यों ये नहीं सोचेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं, कैसे मतलब उसको देखना है। ऑप्शन बी है, कैन इनकॉर्पोरेट फीचर ऑफ रिटन लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन सी, हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। ऑप्शन डी क्या है? हैव द फ्रीडम टू राइट और नॉट। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी दिएगा, हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, क्रिएटिव रचनात्मक, उनमें उनके अंदर सृजनात्मकता विकसित करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते, कोई चीज की निर्माण करना है तो वो उसमें स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होगी। यहाँ पे फ्री राइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, फायदा क्या होता है कि वो क्या होते हैं, उसमें रचनात्मकता उनमें अच्छे से विकसित होगी, वो उसके करने में फ्री होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन प्रोड्यूसिंग वेरिड सिलेबस कॉम्बिनेशन सच एज बा, दा। ये सारे वर्ड्स अब बच्चों से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे स्टेज में बच्चों के अंदर से मतलब मुंह से ये ध्वनियां निकलती हैं। तो वहां पे बताया जा रहा है, ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। कूइंग स्टेज, ऑप्शन बी है द वन वर्ड स्टेज, ऑप्शन सी है टेलीग्राफिक स्टेज, ऑप्शन डी है बबलिंग स्टेज। दोस्तों हम लोग जानते हैं बबलिंग स्टेज क्या होती है, जो 6 माह तक चलती है, स्टार्टिंग से लेके 6 माह तक इसकी स्टेज होती है। इसमें जब बच्चा छोटा होता है, सब लोग अपने अपने घर महसूस किए, कोई भी छोटा बच्चा होगा वो जब बच्चा पर बड़ा होता है 6 माह का होता है तो पूछता है, कोई भी वर्ड निकालता है मुंह से, बा, दा, पा, माँ, ऐसा कोई भी लोगों को लगता है कि वो हमें ही बुला रहा है। जैसे अभी माँ कह दिया लगता है कि नहीं माँ को ही बुला रहा है, बा कह दिया तो ऐसा लगता है नहीं पिताजी को या दादाजी को, ऐसा दा कह दिया 2 बार तो लगता है कि नहीं। लेकिन वो अपने बच्चे अपने उनके बबलाने की जो आवाज होती है वो उसी प्रकार निकलती है, तो लोग सोचते हैं नहीं हमें बुला रहा है, तो घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। जैसे अगर माँ कह दिया, माँ सोचती है कि हाँ हमें बुला रहा है बच्चा, सबसे पहले हमको बोला है। बा कह दिया, दा कह दिया, दादा लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ आज हमें बुला दिया बच्चा। तो ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये बबलिंग एज होती है, इसमें बच्चों के मुंह से ऐसी प्रकार की ध्वनियां निकलती, मतलब जो भी बोलना होता है जो रिपीटेड, जैसे मामा हो गया तो मामा को केवल माँ कहेगा, फिर दादा हो गया, दादा को दा निकालता, पहला ही वर्ड निकालता है उतना ही वो बोल पाता है। तो यहाँ पे क्या बबलिंग स्टेज होती है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ ए लर्नर्स इन ए लैंग्वेज सब्जेक्ट आर लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया, आप क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ ए लर्नर्स की स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है इन ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, भाषा सीखने के लिए लैंग्वेज के सबसे मतलब स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है उसको पूछा गया है। ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट है, ऑप्शन बी दिया गया है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी समेटिव टेस्ट, ऑप्शन डी दिया गया रिटेन टेस्ट। तो यहाँ आप देखते हैं ऑप्शन बी क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ आप क्या करेंगे, निदान करना होता है कि बच्चों में क्या कमियां है, कैसे क्या करना है, पहले उनका निदान करेंगे, कमियों का पता लगाएंगे, उसके बाद उपचार कर दे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज एक्विजिशन का सबसे मेन फैक्टर क्या है उसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है लैंग्वेज फर्स्ट को पूछा जा रहा है। यहाँ L1 मतलब लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट
क्या पूछा रहा है? एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट का एक्विजिशन मतलब उसको एक्विजिशन करना, अर्जन करना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, टीचर होंगे, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ एक्सपोजर, ऑप्शन डी दिया गया है आइडेंटिफाई एंड मोटिवेशनल। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पढ़ा रहे थे, इससे 2 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में बन गया है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस होता है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकेंड हो, एक्विजिशन की बात की जा रही है। तो हम नेचर ऑफ एक्सपोजर होगा, क्या होगा? नेचुरल होता है लैंग्वेज। अर्जन जो होता है या लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? वो नेचुरल होता है, उसको किसी व्यवस्थित जगह पे माहौल क्रिएट करके नहीं सीखना होता। उसके लिए इंसान बस क्लास जहाँ पर भी है, जिस माहौल में है, उससे वो लैंग्वेज को अर्जित कर लेता है। तो वही क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।